हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सचेंज कंट्रोल के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है वो हमने देख रखा था, जहाँ पे हमने बताया था कि गवर्नमेंट जो होती है जब एक्सचेंज रेट को जो फ्लक्चुएशन हो रही है उसको खुद कंट्रोल करती है। मतलब वो इंटरवेन करती है, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रही होती है, स्टेप्स ले रही होती है, पॉलिसीज़ फ्रेम कर रही होती है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं एक्सचेंज मार्केट में, जो भी फ्लक्चुएशन हो उसको कंट्रोल किया जा सके। जब गवर्नमेंट पॉलिसी अडॉप्ट करके उसको उस मेजर्स को अप्लाई करके एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस को रोकती है तो हम उसे कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल लगाना, राइट। वहीं जब ये मार्केट फोर्सेस से होता है तो एक्सचेंज कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन जब गवर्नमेंट आके उन चीज़ों को कंट्रोल करती है या गवर्नमेंट आके उन चीज़ों पे वर्क करती है तो हम उसे कहते थे एक्सचेंज कंट्रोल। तो अब ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करेगी और उस पॉलिसी से ही इस फ्लक्चुएशन को रोकेगी जिसे हम एक्सचेंज कंट्रोल कह रहे हैं। तो वो पॉलिसीज़, वो स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो उसी को यहाँ पे कहा जाता है एक्सचेंज कंट्रोल मेथड्स। तो किन मेथड्स के थ्रू, किन पॉलिसीज़ के थ्रू जो गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री की, वो एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे हम उन्हीं मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्री होती है वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट कर सकती हैं। अगर हम बात करें कि मेथड्स कितने होते हैं तो प्रोफेसर पॉल इंजिंग ने अप्रॉक्स 41 मेथड्स को बताया था जो कि एक्सचेंज कंट्रोल के लिए अडॉप्ट किए जाते हैं, राइट। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एग्ज़ाम्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप यूनिलैटरल मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल को एक्सप्लेन करिए, या समटाइम्स पूछेंगे कि डायरेक्ट मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है, या सिंपली बोलेंगे एक्सचेंज कंट्रोल के मेथड्स को बताइए, राइट। तो यहाँ पे जो हम अभी डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम सारे जो भी मेथड्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, उन सारे को एक्सप्लेन कर देंगे एंड देन हम आपको बता देंगे कि इन्हीं मेथड्स में जितना हमने डिस्कस किया है वो कुछ मेथड्स यूनिलैटरल की कैटेगरी में जाते हैं और कुछ मेथड्स बायलैटरल की कैटेगरी में जाते हैं। सेम यही सारे मेथड्स को अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अप्रोच से लिखना होता तो यही कुछ मेथड डायरेक्ट कहलाए जाते हैं, यही कुछ मेथड इनडायरेक्ट कहलाए जाते हैं। तो वो उनको हम बाइफरकेट करके आपको दिखा देंगे। बस यहाँ पे ये है कि यूनिलैटरल या बायलैटरल, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या फिर सिंपली सारे मेथड्स, ये डिफरेंस क्या क्रिएट करते हैं। तो बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की प्रॉब्लम है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना होगा कि एग्जाम में आया क्या है। जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको यूनिलैटरल भी पता होना चाहिए, बायलैटरल भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, इनडायरेक्ट भी पता होना चाहिए। जैसा क्वेश्चन हो आप वैसे करिए। और अगर सीधा सीधा पूछा गया कि एक्सचेंज कंट्रोल के मेथड बताइए तो आपकी चॉइस पे आप यूनिलैटरल, बायलैटरल करके लिख दीजिए, या आप डायरेक्ट के इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग लिख दीजिए। मैथड्स आपको यही लिखने होंगे जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे और उनको बाइफरकेट करके हम दिखा देंगे। देखिए, यूनिलैटरल, बायलैटरल या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सिर्फ अप्रोच के बारे में है। ये बेसिस में बाइफरकेशन किया गया ना, कोई नया मेथड ला के नहीं डाला गया, सिर्फ अप्रोचेज हैं। मतलब जब एक कंट्री की गवर्नमेंट खुद ही अपने सारे रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो उसे यूनिलैटरल कहते हैं, पर जब एक कंट्री से ज़्यादा 2-4 कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स मिलके एक्सचेंज रेट में हो रही फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज अडॉप्ट करती है तो उसको हम बायलैटरल मेथड्स कह देते हैं। वहीं डायरेक्ट क्या हो गया, जब आपकी कंट्री की गवर्नमेंट ऐसे या सेंट्रल बैंक ऐसे मेजर्स अप्लाई कर रही है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखता है, डायरेक्टली वो जो क्वांटिटीज़ है, वॉल्यूम है फॉरेन ट्रेड का, उस पर इम्पैक्ट दिखता है तो उसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। वहीं इनडायरेक्ट मेथड क्या हो जाता है कि जब हम ये इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं दिखता, ना ही हम उसको कंट्रोल कर रहे होते, बस हम उस डिज़ायर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि इस वक्त एक्सचेंज रेट इस तरह से हो, उसके लिए हम जो पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं उसको हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। एक्चुअली वो कंट्रोल नहीं करते, सिर्फ डायरेक्शंस मूव करते हैं, डिज़ायर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो सिर्फ ये अप्रोचेज है, मैथड्स वही रहने वाले हैं, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट मैथड्स हैं पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बाइफरकेट करके आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे कितने मेथड्स होते हैं, एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इंटरवेंशन। इंटरवेंशन भी दो तरीके से होते हैं। इंटरवेंशन मतलब ना हस्तक्षेप करना, बट ऑब्वियस सी बात है कि जब एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट आ गई बीच में, गवर्नमेंट अब पॉलिसीज़ ला रही है, गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रही है और एक्सचेंज रेट को मेनटेन करने की कोशिश कर रही है, मैनेज करने की कोशिश कर रही है, ना मार्केट फोर्सेज मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन जब करते हैं तो वो दो तरीके से होता है, ये तो एक्सचेंज पेगिंग भी एक मैथड होता है और एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड, ये दोनों मैथड इंटरवेंशन के अंदर ही आता है और आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन भी एक मेथड है आपका जिसके थ्रू आप एक्सचेंज कंट्रोल करते हैं। एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट्स, मल्टीपल एक्सचेंज रेट, ब्लॉक्ड अकाउंट, ट्रांसफर मोरेटोरिया या मोरेटोरियम भी कहते हैं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, कंपनसेशन एग्रीमेंट, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट
और टैरिफ ड्यूटीज़ एंड इम्पोर्ट्स कोटाज। ये टोटल मैथड्स हैं, 10 मैथड्स हैं जिनके बारे में अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एंड देन इसको हम बाइफरकेट करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरवेंशन की। तो इंटरवेंशन क्या होता है? तो इट रिफर्स टू द गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन, मतलब उनकी इंटरफेरेंस, उनका आना जो एक्सचेंज मार्केट का फ्री वर्किंग थी। फ्री वर्किंग इन द सेंस कि जो मार्केट फोर्स के हिसाब से, उनकी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो रेट चल रहा था उसमें इंटरफेरेंस किसकी हो गई है? गवर्नमेंट की। जिसके वजह मतलब वो गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड कंट्री की करेंसीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज, उसको वो कंट्रोल करती हैं, उस अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू उसको मैनेज कर रही होती हैं। तो जब ये काम गवर्नमेंट करती है या उनकी कोई एजेंसी करती है तो उसे हम कहते हैं इंटरवेंशन, राइट। तो अब यहाँ पे एक्सचेंज पैगिंग भी एक मेथड है जिसके थ्रू ये इंटरवेंशन होता है। तो एक्सचेंज पैगिंग में क्या होता है, देखिए एक्सचेंज पैगिंग पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारा डिटेल में चीज़ों को समझाया है, पर फिर भी पूरा प्रोसीजर हम यहाँ एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये एक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करती है। तो वो क्या करती है, मार्केट रेट जो चल रहा था उससे अबव और उससे बिलो रेट फिक्स कर लेती है कि अब एक्सचेंज रेट इन्हीं रेट के बीच में वैरी करेगा। मार्केट रेट हो गया, एक मार्केट रेट से अबव हो गया, एक मार्केट रेट से बिलो हो गया। ये रेट्स क्या करती है, गवर्नमेंट फिक्स कर लेती है, ठीक है। तो पेगिंग ऑपरेशन वॉज पेगिंग अप और पेगिंग डाउन द एक्सचेंज रेट, मतलब जो मार्केट रेट है उससे अप ऊपर का अबव रेट, और पेगिंग डाउन मतलब उससे बिलो का रेट। ये रेट क्या कर देती हैं, गवर्नमेंट आपके फिक्स कर लेती हैं। तो जब आपका मार्केट रेट से हाइयर रेट फिक्स किया जाता है तो उसको हम कहते हैं पेगिंग अप। वहीं पे जब उससे कम का रेट फिक्स किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पेगिंग डाउन। तो जो एक्सचेंज रेट रहेगा वो गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करेगी कि पेगिंग अप पेगिंग डाउन के बीच में रहता है, और सिनेरियो के हिसाब से जिस तरह की ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसको पेगिंग अप या पेगिंग डाउन करती है। तो अब पेगिंग अप का मतलब क्या होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ होम करेंसी। एक्चुअली जिसमें वर्क होता है उससे वजह क्या होती है कि जो होम करेंसी है उसका ओवर वैल्यूएशन, वहीं पेगिंग डाउन क्या हो जाती है, अंडर वैल्यूएशन हो जाती है। तो पेगिंग अप ऑपरेशंस में होता क्या है कि जो फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि मार्केट रेट से ज़्यादा का रेट चल रहा होता है, आपकी होम करेंसी ओवर वैल्यूड होती है, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है पब्लिक में वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो उसके लिए रेडी रहती है कि उनको पता है कि अब ये आपका ऊपर जा रहा है तो फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ होगी, तो वो कन्वर्जन के लिए रेडी होती है कि होम करेंसी दीजिए और फॉरेन करेंसी वो सेल करेंगी। तो इस हिसाब से वो अपने रेट को मेंटेन कर रही होती है। वहीं जब पेगिंग डाउन होता है तो अंडर वैल्यूएशन होती है होम करेंसी की, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जो होम करेंसी की डिमांड होती है वो पब्लिक में क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। होम करेंसी की डिमांड, वहाँ फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ होती थी या होम करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन करेंसीज को परचेज करके होम करेंसी देने के लिए रेडी होती है। वहाँ पे वो सेल करके अपना कर रही होती है और यहाँ पे वो परचेज करके करती है। तो पेगिंग अप और पेगिंग डाउन के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करती है। अब हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट मेथड की, दैट इज़ व्हाट, एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है एक फ़ंड क्रिएट किया गया है, और वो फंड क्या है, एक्सचेंज इक्वलाइजेशन, एक्सचेंज को इक्वल करने के लिए, है ना, उसके लिए ही फंड क्रिएट किया गया। तो बेसिकली जो फंड होता है वो क्या करती है कि जो भी टेम्पररी फ्लैक्चुएशन हो रही है एक्सचेंज रेट में, उस फ्लैक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए फ़ंड यूज़ की जाती है, राइट। तो अगर मार्केट की सिचुएशन जो है ऐसी है कि मार्केट में फॉरेन करेंसीज़ का, मतलब आपकी कंट्री में फॉरेन करेंसीज़ का इन्फ्लो बहुत ज़्यादा है, मतलब फॉरेन करेंसीज ज़्यादा आ रही हैं, तो इससे क्या होगा कि होम करेंसी का एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। भाई फॉरेन करेंसीज आपके मार्केट में आ रही है, आपने मान लीजिए बहुत एक्सपोर्ट किया, तो फॉरेन करेंसीज का पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं। तो जब आप फॉरेन करेंसीज का पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और आप अपनी कंट्री में उसको चलाने के लिए आपको होम करेंसी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो जब फॉरेन करेंसीज का इन्फ्लो बढ़ेगा तो होम करेंसीज क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, एक्सचेंज रेट होम करेंसी का राइज है, क्योंकि सबके सब होम करेंसी डिमांड करेंगे, है ना। सो द फंड स्टार्ट परचेजिंग द फॉरेन करेंसी, है ना। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इसी इक्वलाइजेशन फंड के थ्रू क्या कर दिया जाता है, फॉरेन करेंसीज को परचेज करना शुरू किया जाता है, और जो अपवर्ड मूवमेंट होता है उस एक्सचेंज रेट को उसको चेक किया जाता है। वहीं दूसरी साइड में अगर हम बात करें कि अगर फॉरेन करेंसीज का आउटफ्लो ज़्यादा है, आपकी कंट्री से फॉरेन करेंसी जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक्सचेंज रेट जो होम करेंसी की होगी वो फॉल होगी। फॉरेन करेंसीज नहीं होगी तो कन्वर्जन कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो होम करेंसी की डिमांड भी बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि इस फंड के थ्रू फॉरेन करेंसीज को सेल किया जाता है, मतलब मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी बनाई जाती है, जिससे कि जो डाउनवर्ड मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो अपवर्ड मूवमेंट या डाउन मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो इस फंड का यूज़ करती है, या तो सेल कर देती है फॉरेन करेंसीज को, या फॉरेन करेंसीज को परचेज कर लेती है, जैसा भी सिनेरियो रहता है। अगर डाउनवर्ड है तो वो अपना स्टार्ट कर देती है
होम करेंसीज को फॉरेन करेंसीज को सेल करना शुरू कर देती है। अपवर्ड मूवमेंट ज़्यादा देख रही होती है तो वो क्या कर देती है, उसको परचेज करना शुरू कर देती है फॉरेन करेंसीज को। इस हिसाब से वो कंट्रोल कर रही होती है। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन। तो ये एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन में गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे वो पॉलिसी और मेजर अडॉप्ट करती है गवर्नमेंट जो रेस्ट्रिक्ट करती हैं, मतलब कंपल्सरी रिडक्शन लगाती हैं किस चीज़ पे, होम करेंसी की फ्लो पे, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो होम करेंसी का फ्लो है ना, उसको वो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, इस रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़ के थ्रू उसको रेस्ट्रिक्ट करती है, उसको रोकती है ना, रिड्यूस कर देती है। तो ये जो एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन होता है, मतलब इसको रिड्यूस करने के लिए, होम करेंसी के फ्लो को रोकने के लिए वो क्या करती है, 3 तरीके के मेथड अडॉप्ट करती है। बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस जो लगाती है गवर्नमेंट, वो 3 तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से एक्सचेंज मार्केट में आपकी होम करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी का फ्लो रिड्यूस हो जाता है। वो 3 तरीके कौन कौन से, एक गवर्नमेंट क्या कर देती है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग होगी वो सब सेंट्रलाइज कर देगी, मतलब या तो वो गवर्नमेंट के थ्रू होगी, गवर्नमेंट खुद करेगी, या जो सेंट्रल बैंक है, जैसे आपकी कंट्री में आरबीआई है तो हमारी कंट्री के आरबीआई, तो सेंट्रल बैंक या तो गवर्नमेंट खुद या तो सेंट्रल बैंक के थ्रू ही सारे फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शंस या फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग होगी। या फिर वो क्या कर देती है, रेस्ट्रिक्शन जो लगाती है वो क्या कर देती है कि जो भी लोकल करेंसीज़ हैं, मतलब लोकल करेंसीज़ फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज़ में जब कन्वर्ट करने के लिए आते हैं तो वो आप नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास फॉरेन करेंसी और होम करेंसी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन ना मिले। तो पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, अगर गवर्नमेंट परमिट करेगी तो ही आप अपनी फॉरेन करेंसीज को लोकल करेंसी में एक्सचेंज कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए प्रोहिबिटेड रहेगा। ठीक है। थर्ड रेस्ट्रिक्शन वो क्या लगा देती हैं कि गवर्नमेंट में ऑर्डर ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टू बी मेड थ्रू इट्स एजेंसी, कि जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स इनकी एजेंसीज़ के थ्रू होंगे। जो भी सेल हो रही हो, जो भी परचेज हो रही हो फॉरेन करेंसीज़ का, वो उस फॉरेन करेंसीज़ का मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हो वो सिर्फ एजेंसी के थ्रू होगी, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू होगी, उनके सेंट्रल बैंक के थ्रू होगी। ठीक है। तो वो ट्रेडिंग को कंट्रोल कर देती है, मतलब ट्रेडिंग भी उनके थ्रू ही होगा, चैनलाइज हो जाएगा। लोकल करेंसी और फॉरेन करेंसी का जो कन्वर्जन है उसको प्रिवेंट कर देती हैं, या फॉरेन एक्सचेंज के सारे ट्रांजैक्शंस को वो अपने हैंड में ले लेती हैं कि मतलब उनकी एजेंसीज के थ्रू ही होगा। तो इस तरह से वो रेस्ट्रिक्शन लगा देती हैं एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए, राइट। नेक्स्ट मेथड है एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट। अब देखिए, एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होगा जहाँ पे एक्सचेंज को क्लियर किया जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि दो गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे एक अब कंट्री की जो अपनी गवर्नमेंट है वो खुद ही से सब काम नहीं करने वाली, यहाँ पे दो गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होगी, दूसरी कंट्री की भी जो गवर्नमेंट रहेगी तो वो क्या करती है, दोनों गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, जहाँ पे ये कहते हैं कि जब एक्सपोर्टर्स को वो पेमेंट करेंगे जब उन्हें उनके इम्पोर्टर से पेमेंट रिसीव हो जाएगा, मतलब इम्पोर्टर का पेमेंट लेके एक्सपोर्टर को पेमेंट हो जाएगा, राइट। सो होता कैसे है एक्चुअली, ये जो स्टेटमेंट है इसका ट्रांजेक्शन एक्चुअली कंप्लीट कैसे किया जाता है क्लियरिंग एग्रीमेंट में। तो होता क्या है कि इम्पोर्टर क्या करता है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट फॉर द इम्पोर्टेड गुड्स इन फॉरेन करेंसी पे इन होम करेंसी टू देयर सेंट्रल बैंक। तो मतलब सपोज करिए कि आप इंडिया में हैं और आप अगर इंडिया में एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप इंडिया कंट्री में हैं और आप एक्सपोर्टर है, वहीं पे सामने वाला जो पर्सन है वो क्या है, वो यूएस का है और वो इम्पोर्टर है, ठीक है, वो आपकी कंट्री से सामान मंगा रहा है, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में वो बिजनेसमैन और आप एक बिजनेसमैन हो गए, ठीक है। तो एक्सपोर्टर जो आपकी कंट्री का, हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा, उसको पेमेंट रिसीव होने वाली है। कहाँ से पेमेंट रिसीव होगी, जब इम्पोर्टर पेमेंट करेगा, मतलब यूएस का जो बिजनेसमैन है जब उनको पेमेंट करेगा तब वो जाके इनको पेमेंट रिसीव होगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो इम्पोर्टर होता है ना वो पेमेंट कहाँ देगा, वो हमको नहीं भेजेगा, इंडिया के बिजनेसमैन को नहीं भेजेगा, आपको पेमेंट नहीं भेजेगा, बल्कि वो यूएस की ही अपनी जो सेंट्रल बैंक होगी वहाँ पे जितना भी पेमेंट आपको करना था वो उसी अपनी ही बैंक में डिपॉजिट कर देगा। तो वो अपनी जो डॉलर है उसे अपनी ही बैंक में जाके डिपॉजिट कर दे कि इतना पैसा इंडिया के एक्सपोर्टर को भेजना था, राइट। सिमिलरली जो आप एक्सपोर्टर है ना, आपको फॉरेन करेंसी में पैसा रिसीव नहीं होने वाला, क्योंकि अब तो वो अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो अब वो डॉलर आपके पास नहीं आएगा। आपके पास पहले आता, पेमेंट रिसीव होता, फिर आप उस डॉलर को अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट कराते। तो अब ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, बल्कि आपको आपका पैसा कहाँ से मिल जाएगा, आपकी सेंट्रल बैंक से, आपकी बैंक से मिल जाएगा, आपको आपकी करेंसी, होम करेंसी में पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोर्टर को जो भी गुड उसने एक्सपोर्ट किया है उसके बदले फॉरेन करेंसी रिसीव नहीं होगी, बल्कि उसको होम करेंसी रिसीव होगी, और वो भी किससे होगी, अपनी कंट्री के बैंक से, सेंट्रल बैंक से हो जाएगी। इसी तरह इम्पोर्टर को क्या करना होगा, इम्पोर्टर को पेमेंट करना होगा, हमारी कंट्री की करेंसी में जाके पेमेंट नहीं करना होगा, बल्कि वो अपनी कंट्री में अपनी ही करेंसी में पेमेंट कर देगा,
ठीक है। तो ये तरीका होता है, एक्सपोर्टर अपना पेमेंट अपनी बैंक अपने यहाँ से रिसीव कर लेगा और इम्पोर्टर पेमेंट अपनी बैंक को कर देगा। सो दस द इंडिविजुअल इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर नीड नॉट टू क्लियर देयर अकाउंट्स इन फॉरेन करेंसीज। तो आप दोनों के बीच में, मतलब जो इम्पोर्टर और जो एक्सपोर्टर बिजनेसमैन थे, उनके बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ना ही उनको कोई फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन कराना पड़ा और ना ही आपको कराना पड़ा। तो कहीं भी कोई कन्वर्जन नहीं हुआ, राइट। और सेंट्रल बैंक के पास क्या हो गया, उनके पास आपकी प्रॉपर होम करेंसीज रही, मतलब यूएस वालों के लिए यूएस की होम करेंसीज रही, आपकी कंट्री के लिए आपकी होम करेंसीज रही, और उसी के थ्रू चीज़ें क्लियर कर दी गई। मतलब ये जो ट्रांसफ़र करना था एक कंट्री से दूसरा कंट्री में पैसे जाने थे, वो बिल्कुल अवॉइड कर दिया गया इस क्लियरिंग एग्रीमेंट में। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो भी क्लेम या काउंटर क्लेम, मतलब मान लीजिए एक सब चेंज करने में कुछ भी पैसे इधर उधर होते, क्योंकि रेट फ्लैक्चुएट हो रही होती है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर कुछ होता है तो जो भी डिफरेंस आता है उसे एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब बुक एंट्रीज के थ्रू इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, और कोई डिफरेंस अगर आता है, कुछ और एक्स्ट्रा पेमेंट रहती है, तो उसको सेटल किया जाता है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड या कन्वर्टेबल करेंसी। जो भी ट्रेडिंग पार्टनर होता है, यूएस की गवर्नमेंट और आपकी इंडिया की गवर्नमेंट जो भी एक्सेप्ट कर रही होंगी, जो भी चीज़ें एक्सेप्ट कर रही होंगी, गोल्ड में करना होगा, कन्वर्टेबल करेंसी में करना होगा, जिसमें भी वो कर रही होंगी, वो डिफरेंस अमाउंट उसमें वो लोग पे करके कंप्लीट कर लेंगे। सो बेसिकली आपको कोई भी क्लियरिंग करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आपकी कंट्री में क्या हो जाएगा, सिर्फ इंट्रीज के थ्रू सेट ऑफ हो जाएगा, क्लियर कर दिया। जैसे सेटलमेंट होता है, क्लियरिंग हाउस होती है, आरबीआई अलग अलग बैंकों की क्लियरिंग हाउसेस में काम करते हैं ना, सेम ये एग्रीमेंट काम करता है। यहाँ पे दो कंट्रीज़ के बीच में बात हो रही होती है, तो इनका पेमेंट उनका पेमेंट अपने आप क्लियर कर दिया जाता है। कोई डिफरेंस होता है तो उसको सेटल कर लेते हैं जो भी पार्टनर्स होते हैं, मतलब जो भी कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ के बीच में ये बात हो रही है, वो गवर्नमेंट्स अपना डिसाइड करते हैं, उसी के में पेमेंट हो जाता है। इस तरह का जो क्लियरिंग एग्रीमेंट होता है, बेसिकली ना पैसा गया ना पैसा आया, इस तरह का जो क्लियरिंग एग्रीमेंट होता है ना, वो उन कंट्रीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है जिनके पास बहुत कम फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है या रिजर्व होता ही नहीं है। उन कंट्रीज़ के लिए ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है, वो बहुत ईजी मेथड हो जाता है कि ना तो आपको फॉरेन करेंसीज में पेमेंट करना है, ना ही आपको फॉरेन करेंसीज रिसीव होंगी, आपका नेट सेटल हो जाएगा, वहाँ पे कन्वर्जन करके क्लियर कर दिया जाएगा। आप अपनी बैंक में पेमेंट रिसीव ले लीजिए, वो अपनी बैंक में ले लेंगे। डिफरेंस अगर कोई क्रिएट होता है तो उसको गवर्नमेंट्स मिलकर डिसाइड कर लेगी कैसे पेमेंट करना है। तो पैसा एक हैवी आना जाना जो है वो नहीं होता, सेटल कर लिया जाता है, नेट कर लिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट। सो नेक्स्ट है मल्टीपल एक्सचेंज रेट। तो मल्टीपल एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट क्या करती है कि एक सिंगल एक्सचेंज रेट की जगह पे वो कई एक्सचेंज रेट फिक्स कर देती है। मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स टाइम पीरियड के लिए अलग अलग एक्सचेंज रेट फिक्स कर देती है। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल एक्सचेंज रेट। तो ये जो पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो इसलिए की जाती है कि जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा सकें अपना, और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और इंपोर्ट को रिड्यूस करें। मतलब एक्सचेंज रिजर्व बढ़े, एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो, और एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेंगे इंपोर्ट को रिड्यूस करेंगे। तो बट ऑब्वियसली बात है, उन गुड्स पे अगर अलग अलग एक्सचेंज रेट लगे, सपोज करिए वही गुड्स अगर इंपोर्ट किया जा रहा है तो उस वक्त एक्सचेंज रेट, उसकी जो पॉलिसी होगी वो चेंज होगी, वो रेट अलग होगा। वहीं अगर सेम गुड्स को हम कहीं पे इंपोर्ट कर रहे होंगे या एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो उसके लिए अलग होगा। तो दोनों चीज़ों के लिए अलग रहेगा, हर गुड्स के लिए अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग एक्सचेंज रेट रहेगा। एक्सपोर्ट के लिए अलग, इंपोर्ट के लिए अलग, कंट्रीज़ वाइज भी रेट अलग अलग होते हैं। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल एक्सचेंज रेट। तो ये जो होता है जर्मनी के थ्रू फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया था मल्टीपल एक्सचेंज रेट को। और बेसिकली बट ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट अपने रिजर्व को बढ़ाने के लिए उन गुड्स पे कम रेट रखेगी जो गुड्स हमें एक्सपोर्ट करने होंगे। इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि रेट कम रहेगा तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा अच्छे से। वहीं जो इम्पोर्ट्स जिन चीज़ों पे करना है, इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए उनका रेट ज़्यादा कर देगी। तो इस हिसाब से एक्सचेंज और एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को रिड्यूस या इंक्रीज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। नेक्स्ट है ब्लॉक्ड अकाउंट। तो ब्लॉक्ड अकाउंट जो मेथड है, जैसे नाम क्लियर कर रहा है, अकाउंट को ब्लॉक कर देना, बंद कर देना, रोक देना, है ना। तो ये जो मेथड होता है उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी उनकी कंट्रीज़ में फॉरेनर्स होते हैं ना, उनको रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि वो फंड ट्रांसफ़र नहीं करेंगे अपनी होम करेंसी में। सपोज़ करिए हमारी कंट्री में जो फॉरेनर्स हैं सब, या हमने यूएस के फॉरेनर्स को बोल दिया कि अब आप डॉलर को क्या करेंगे, डॉलर अपने यहाँ का जो भी आप अर्न कर रहे हैं, जो भी जिससे भी आपके पास इनकम है, आप पैसे अपनी करेंसी में नहीं भेजेंगे, मतलब डॉलर में आप नहीं करेंगे, वहाँ पैसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं फॉरेनर्स को। सो यहाँ पे करती क्या है कंट्रीज़, कैसे करती हैं कि जो क्रेडिटर कंट्रीज़ होती हैं वो उनके अकाउंट्स को
डेटर कंट्रीज़ क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। मतलब ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है किसके थ्रू, डेटर कंट्रीज़ के थ्रू, और वो क्रेडिटर कंट्रीज़ के जो भी फॉरेनर्स होते हैं उनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर देती हैं, राइट। तो यहाँ पे फॉरेनर्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है कि वो अपने डिपॉजिट्स को, अपनी सिक्योरिटीज़ को या अपने कोई भी एसेट्स को वो क्या कर सकें, दूसरी जिस भी कंट्री के हैं वहाँ पे उनकी होम करेंसी में उसको ट्रांसफ़र कर सकें, उसको कन्वर्ट कर सकें। उनकी करेंसीज़ में वो कन्वर्ट उसको नहीं करा सकते हैं, right? So when the policy is adopted, the central bank deposits assets of foreign nationals in their accounts, but they are not allowed to convert these credit balance into their home currency for some period. कुछ टाइम पीरियड के लिए restrictions होती है, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स उसको क्लियर तो कर लेती है, क्रेडिट तो कर लेती है, लेकिन उसको कन्वर्ट करके उनकी होम करेंसीज में भेजती नहीं है। उसके कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। जनरली ये जो मेथड होता है ना वो बहुत फ्रूटफुल मेथड नहीं होता है। इससे जो इमेज होती है कंट्री की, जो भी कंट्री ये ब्लॉक्ड अकाउंट का मेथड अडॉप्ट करती है, स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है, उससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जनरली ये यूज़फुल मेथड नहीं होता है, पर ब्लॉक्ड अकाउंट भी एक तरीका होता है एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने का। नेक्स्ट मेथड आता है ट्रांसफ़र मोरेटोरियम। ट्रांसफ़र मोरेटोरियम में क्या होता है, इसमें पेमेंट फॉर द इम्पोर्टेड गुड्स और द इंटरेस्ट ऑन फॉरेन कैपिटल आर नॉट मेड इमिडिएटली। देखिए मोरेटोरियम मतलब होल्ड ऑन कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी इम्पोर्ट्स किया गया है गुड्स का, उसका पेमेंट आपको करना होगा। आपने गुड्स मंगाया है तो आपको पेमेंट करना है, या कोई फॉरेन कैपिटल आपने ली थी उसका इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट आप इमिडिएटली नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए जो कि फिक्स्ड होगा उतने टाइम पीरियड के लिए उसको रोक देंगे, सस्पेंड कर देंगे। इसी को बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड, राइट। उतने टाइम पीरियड तक आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मेथड के थ्रू जो है कंट्रीज टेम्पोरेरली क्या करती है, अपनी पेमेंट्स प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेती हैं। सपोज करिए कि आपको पेमेंट करना है, तो आपको पता है कि 2 महीना 3 महीना का प्रॉब्लम हमारे सामने ज़्यादा है, तो आप 2 या 3 महीने के लिए पेमेंट को होल्ड करवा देते हैं। उस टाइम में आप पेमेंट नहीं करेंगे, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, तो इसे कहते हैं ट्रांसफर मोरेटोरियम, राइट। नेक्स्ट आता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। देखिए स्टैंड स्टिल अभी भी रुका हुआ है, तो ऐसा जो ये एग्रीमेंट होता है बेसिकली उसमें क्या होता है कि दो कंट्रीज़ क्या करती हैं, जो भी कैपिटल मूवमेंट्स है ना, मतलब जो फॉरेन करेंसीज़ का ये जो मूवमेंट्स है वो बिल्कुल भी रोक देती हैं, अनचेंज रहता है, मतलब जो भी रहता है वो चीज़ें उसी पे स्टे हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटर कंट्री इज अलाउड टू रिपे हर लोन इन इंस्टॉलमेंट्स और द शॉर्ट टर्म लोन इज कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म। तो जो डेटर कंट्रीज होती हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है कि अपने जितने भी आपने फॉरेन कैपिटल ले रखा है उसको आप इंस्टॉलमेंट में कर दीजिए, या अगर शॉर्ट टर्म लोन था तो उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। सो बेसिकली कुछ टाइम के लिए इसको स्टैंड्स पे रख दिया जाता है। कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट्स कैपिटल की दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं होती, जो है वो अनचेंज रहती है, मतलब रिमेन्स अनचेंज रहती है। और ये मेथड भी जर्मनी के थ्रू अडॉप्ट किया गया था फर्स्ट टाइम, और जब ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था 1929 में, तब ये मेथड उनके थ्रू अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कंपनसेशन एग्रीमेंट। देखिए कंपनसेट कर देना, सो बेसिकली इट जस्ट लाइक अ बार्टर एग्रीमेंट। तो यहाँ पे जो होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में बार्टर एग्रीमेंट हो जाता है। कैसे होता है ये समझिएगा कि जो एक्सपोर्टर है, मान लीजिए द एक्सपोर्टर इन अ कंट्री इज पेड बाय द importing country in terms of certain goods or agreed basis, right? No payment is made in foreign exchange, the problem of foreign exchange does not arise। तो जो कंट्री के एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या करते हैं, जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ है ना उसमें पेमेंट करते हैं, मतलब कैश का पेमेंट नहीं होगा बल्कि गुड्स पे एग्रीड होंगे। जैसे होगा ना कि आपने एक्सपोर्ट किया, आपकी कंट्री ने एक्सपोर्ट किया, आपके बिजनेस में एक्सपोर्ट किया गया, तो आपको कोई चीज़ चाहिए भी तो होगी, आपने भेजी, एक्सपोर्ट किया तो इसका मतलब आपने भेजी है अपने गुड्स को, लेकिन कोई गुड्स ऐसे भी होंगे जो आपको चाहिए होंगे, इंपोर्ट करने होंगे, तो आप सेम कंट्री से सेम चीज़ों को आप इंपोर्ट कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना दोनों चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो बार्टर, अब जो भी गुड्स होगा वो आप उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उन दोनों बिजनेसमैन के बीच में एग्रीड टर्म्स पे होगा कि भाई यही गुड्स के बदले ये गुड्स आएंगे, जस्ट लाइक बार्टर, है ना। तो यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो दो कंट्रीज़ के बीच में होगा बिल्कुल एग्जैक्टली बैलेंस होगा कि जितने ही वैल्यू ऑफ या वर्थ के गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है उतने ही वैल्यू या वर्थ के गुड्स को इंपोर्ट किया जाएगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल इक्वलाइज होंगे, बैलेंस्ड होंगे, राइट। करेंसीज़ का कोई वो रोल यहाँ पे प्ले नहीं होगा, कोई एक्सचेंज करेंसीज़ में नहीं होगा। तो द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन देम रिमेन स्टेबल एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन इन टू कंट्रीज। तो रेट भी सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई ज़्यादा बढ़ या घट तो रहा ही नहीं है, वो सेम गुड्स हैं, उसमें हम इक्वलाइजेशन कर रहे हैं, जितने का गुड्स दिया है उतने का गुड्स मंगा भी रहे हैं, है ना। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल इक्वल रहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल इक्वल रहेगा, है ना। एक्सचेंज रेट में भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी, इसको बोलते हैं कंपनसेशन एग्रीमेंट, है ना। एक और मैथड आता है आपका चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। बेसिकली चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट को आप ऐसे समझिएगा कि इंटरेस्ट रेट को राइज करना, बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट कैसे होता है
तो यहाँ पे क्या करती है जो गवर्नमेंट होती है ना, वो इंटरेस्ट रेट को चेंज करके ना फॉरेन एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब यहाँ उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि उसके वॉल्यूम को कंट्रोल कर लिया गया या जैसे बाकी मेथड्स में अडॉप्ट किया गया। यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी, है ना। इनडायरेक्टली उस एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट डाला जाता है। तो होता कैसे है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी कंट्री का बैंक रेट या बैंक इंटरेस्ट रेट या मार्केट रेट जो होता है वो इंक्रीज़ कर देती है। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है, अब आप नॉर्मली समझिए अगर आप गवर्नमेंट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर दे कि सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट करना चाहोगे क्योंकि आपको हायर इंटरेस्ट रेट रिसीव होने वाला है, राइट। तो यही सेम चीज़ अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होती है तो फॉरेन करेंसीज के साथ भी होती है। इस टाइम पीरियड पे क्या होता है, जो आपकी इन फॉरेन करेंसीज़ है ना वो अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अगर फॉरेन करेंसीज़ को यहाँ इन्वेस्ट किया गया, यहाँ पैसा डाला गया तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जनरली ऐसा नहीं होता है क्योंकि आईआरपी थ्योरी यही कहती है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी यही कहती है कि जो अलग अलग कंट्रीज़ है ना उसके बीच में इंटरेस्ट रेट का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। वो देखते हुए एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है। पर अगर इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन होता है कि मतलब किसी कंट्री में बैंक में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, कहीं पे लोन सस्ते में मिल रहा है, तो आर्बिट्रेटर इसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। आर्बिट्रेटर अच्छा पैसा कमा लेते हैं। वो जहाँ पे कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा होता है वहाँ से पैसा रेज करते हैं, और जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा डिपॉजिट पैसे पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। इस तरह से वो काम कर रहे होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन से काम किया जाता है। तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के जो फॉरेन करेंसीज है उनको अट्रैक्ट करती है ना। और इससे क्या होगा, जो आपकी होम करेंसी वो बाहर नहीं जाएगी क्योंकि आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो अपना पैसा आप अपनी कंट्री में लगाएंगे, अपने ही बैंक में रखेंगे क्योंकि आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट रिसीव हो रहा है। तो इस तरह से आप एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस को कहीं ना कहीं मैनेज कर ले जाते हैं। तो इंक्रीज द रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, है ना। इससे क्या हो जाता है, फॉरेन करेंसीज का रिजर्व इंक्रीज हो जाता है। जो डोमेस्टिक करेंसी होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि हमारी करेंसी हमारे बैंक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि उसमें अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो जो फॉरेन करेंसीज चाह रही होंगी, ऐसा फॉरेन कंट्रीज़ अपनी करेंसीज़ को यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रही होंगी तो वो हमारी करेंसीज़ में कन्वर्ट करेंगी। तो हमारी डोमेस्टिक करेंसीज़ का जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इससे क्या होता है कि एक्सटर्नल वैल्यू जो होती है डोमेस्टिक करेंसी की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और एक्सचेंज रेट कहीं ना कहीं फेवरेबल कंडीशन में आ जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट जैसा चाह रही थी कि उसकी कंट्री की करेंसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड करे, वो हो जाता है। तो उसके लिए मतलब डायरेक्टली नहीं किया उसने, बल्कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैंक के इंटरेस्ट रेट में चेंजेस ला के वहाँ पे उसको इंक्रीज़ करके पूरे इम्पैक्ट को फ्लैक्चुएट कर दिया। अब यहाँ पे सेविंग का है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, लोन का है तो इंटरेस्ट रेट डाउन कर दिया। मतलब जैसे भी इंटरेस्ट रेट को फ्लैक्चुएट करके इन चीज़ों को इम्पैक्ट में लाया जाता है और आर्बिट्रेटर इसमें रोल प्ले करते हैं। और ऐसा ना हो इसी के लिए आईआरपी थ्योरी कहती है कि इस इंटरेस्ट रेट में पैरिटी होनी चाहिए, राइट। एक और लास्ट मेथड हमारा है टैरिफ ड्यूटीज़ एंड इंपोर्ट कोटास। तो यहाँ पे ये जो है इनडायरेक्ट मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है बेसिकली। ये इसमें क्या कहते हैं, टैरिफ्स लगाया जाता है, इंपोर्ट कोटास वगैरह सेट कर देते हैं कि इतने तक का इंपोर्ट होगा, है ना। ट्रेड वॉल्यूम्स को सेट कर दिया जाता है। इंपोर्ट होगा तो कितना होगा, किस रेट का होगा, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे अडॉप्ट करी जाती हैं। तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ अगर लगाई जाती हैं तो इससे इंपोर्ट रिड्यूस होगा। हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे तो कोई भी सामान बाहर से मंगाना नहीं चाहेगा क्योंकि उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएंगी। जैसे कोई भी सामान अगर हम बाहर से मंगा रहे हैं, अपनी कंट्री में नहीं बना रहे, या तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स नहीं है कि हम उस सामान को खुद बना सकें, या हमको ये लग रहा है कि अगर हम इसको अपने यहाँ बनाएंगे तो महंगा पड़ेगा, बल्कि हम मंगा लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, दूसरी कंट्री से खरीद लेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा और फिर हम अच्छा प्रॉफिट ऐड करके अपने मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इस तरह की इंपोर्ट को रोकना चाहती है क्योंकि ज़्यादा इंपोर्ट होगा तो आपके बीओपी में प्रॉब्लम आती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी पेमेंट प्रॉब्लम आती है। तो वो क्या करती है, ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। अब इससे क्या हो गया, आप सस्ते में मंगा तो रहे हो लेकिन इतना ज़्यादा हैवी ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी कि आपने सामान मंगाया है बाहर से, कि आप उसका भी प्राइस उसका भी कॉस्ट आप कहाँ रिकवर करोगे, मतलब उसको कहाँ से रिकवर करोगे, इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ही रिकवर करोगे। तो अल्टीमेटली प्राइस आपकी हाई हो जाती है। तो आप क्या कहोगे कि हम बना ही ले, बेटर है इंपोर्ट ना ही कराएं, या इंपोर्ट कराएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए भी क्या कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को हाई कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर एक्सपोर्ट को रिड्यूस करना हो तो एक्सपोर्ट को रिड्यूस रेस्ट्रिक्ट करना होगा तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दी जाती हैं, है ना।
तो इन शॉर्ट आप ये समझिए कि यहाँ पे क्या किया जाता है कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ या कोटास को लगा के फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रेंड है ना उसको फेवरेबल कंडीशन में लगाया जाता है। जो भी कंट्री है, जो कंट्रोलिंग कंट्री है, वो जो इम्पोर्ट्स वगैरह ड्यूटीज़ इम्पोज कर रही है, वो बेसिकली क्या चाह रही है कि इस तरह की वॉल्यूम रेस्ट्रिक्शंस में कोटा लगा के या टैरिफ ड्यूटीज़ को बढ़ा के वो क्या करे कि इम्पोर्ट को कंट्रोल कर ले और जो एक्सचेंज रेट है ना उसको अपनी साइड कर ले। तो ये भी एक तरीका होता है एक्सचेंज को कंट्रोल करने का, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अडॉप्ट किया जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी, जो मैंने आपसे पहले कहा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें होती हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन मेथड्स को यूनिलैटरल और बायलैटरल मेथड में भी बाइफरकेट किया जाता है। यूनिलैटरल का मेथड का क्या मतलब हो गया कि जब कंट्री यूनिलैटरली मतलब खुद ही से सारा मेथड लगा रही है और रेट को फ्लैक्चुएट होने से रोक रही है, कंट्रोल कर रही है ना, वो किसी और गवर्नमेंट की हेल्प नहीं लेगी, उनसे कंसल्ट नहीं करेगी, किसी और गवर्नमेंट या किसी कंट्री से बात नहीं कर रही है, वो खुद की कंट्री में सारी चीज़ें अडॉप्ट कर रही है, सारी पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है और रेट को कंट्रोल कर रही है। तो इस तरह का मेथड क्या होता है, इंटरवेंशन हो गया, एक्सचेंज पैगिंग, एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड, एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, मल्टीपल एक्सचेंज रेट, ब्लॉक्ड अकाउंट, टैरिफ ड्यूटीज एंड इम्पोर्ट्स, ये सारे मेथड्स क्या हो जाते हैं आपके, ये सारे यूनिलैटरल मेथड के तरीके हो गए। मतलब इन सारे मेथड में आपकी गवर्नमेंट आपकी कंट्री में सारी चीज़ें लगा रही है, कर रही है और उसके बेसिस पे वो पूरे एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल कर रही है, राइट। और वहीं पे जब हम बायलैटरल देखते हैं, मतलब दो कंट्रीज़ या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ की गवर्नमेंट मिल के एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर रही हैं, उसकी फ्लक्चुएशंस को रोक रही हैं, तो उसमें क्या आता है, एक एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट्स हो गया, ट्रांसफर मोरेटोरियम हो गया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया, कंपनसेशन एग्रीमेंट हो गया। ये सारे वो एग्रीमेंट्स हैं जिनके थ्रू मतलब ये लोग एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करते हैं। पर यहाँ पे एक गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, उनको दूसरी गवर्नमेंट से भी बात करनी पड़ती है। तो इस तरह से ये लोग मिलके कंट्रोल करते हैं। तो यूनिलैटरल और बायलैटरल पूछा जाएगा तो आप उन्हीं पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन को इस तरह से लिखेंगे। ये पॉइंट्स आपको बायलैटरल में लिखने होंगे, बाकी पॉइंट्स आपको यूनिलैटरल में लिखने होंगे। अगर यही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से आपको करना होगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए डायरेक्ट मेथड का सिंपल मतलब हो गया कि सेंट्रल बैंक जो है आपकी, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपकी, मतलब आरबीआई है, ये ऐसे मेथड ये चीज़ें अडॉप्ट कर रही हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा है ना, फॉरेन एक्सचेंज की क्वांटिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसमें भी कौन कौन से आगे, इसमें इंटरवेंशन, एक्सचेंज पैगिंग, एक्सचेंज इक्वलाइजेशन, एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन, एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट, ब्लॉक्ड एग्रीमेंट, ट्रांसफर मोरेटोरियम, स्टैंड स्टिल, कंपनसेशन एग्रीमेंट, मल्टीपल एक्सचेंज, ये सारे वो मेथड हैं जिनके थ्रू सीधा इम्पैक्ट दिखेगा कि हाँ एक्सचेंज रेट कंट्रोल हो रहा है। क्लियर है, यहाँ पे इम्पैक्ट की बात हो गई। तो ये सारे मेथड डायरेक्ट मेथड कहलाते हैं। वहीं इनडायरेक्ट मेथड क्या कहलाते हैं, तो ये एक्सचेंज रेट को कंट्रोल नहीं करते बेसिकली, बल्कि उनको अपनी डिज़ायर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। हम जिस तरह से चाह रहे हैं वो हमें इनडायरेक्टली इसको इम्पैक्ट करेंगे, इनडायरेक्टली हम ऐसी चीज़ें करेंगे कि हम जो चाह रहे हैं एक्सचेंज रेट में वैसा हो जाए। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो एक होता है इंटरेस्ट रेट में चेंज करके, टैरिफ ड्यूटीज़ और इम्पोर्ट कोटास करके, तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके लिखना है, आप वैसे लिख दीजिएगा, यूनिलैटरल बायलैटरल लिखना है वैसे लिख दीजिएगा, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। एग्जाम में अगर यूनिलैटरल पूछेगा तब तो आप वो मेथड अडॉप्ट करिएगा, अदरवाइज आप ऐसे कर दीजिएगा, जैसा भी आपको सही लगेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।